सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा में एक नया पाठ प्रारंभ होने जा रहा है और ये बड़ा ही मज़ेदार है। व्यंग्य है, ये एक कहानी ही है। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी हिंदी के प्रतिष्ठित गद्य लेखक हैं। उपन्यास और कई कहानियाँ इनकी बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इसमें जो बात कही गई है मोटे तौर पर उसे मैं पहले आपको संक्षेप में बता दूं। उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे तब इसको पढ़ेंगे तो और अधिक आनंद आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहानी उस समय की है जब भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार चलती थी, अंग्रेज़ों का राज था। यानी 1947 के पहले ब्रिटिश काल में ये कहानी लिखी गई है, उसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। और जैसा कि सबको पता है, अंग्रेज़ों के राज में एक आंदोलन आज़ादी का, ब्रिटिश राज्य से, ब्रिटिश शासन से मुक्ति का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला था। आज़ादी का संग्राम, आज़ादी की लड़ाई, और समाज के हर स्तर पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने इसमें अपने अपने हिसाब से योगदान किया था। बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ा संग्राम था। या इसमें कई हिंसात्मक, अहिंसात्मक, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोगों ने भाग लिया। मतलब भारत का यह एक जन आंदोलन था। तो और जो समाज में जो सरकार के कुछ समर्थक भी थे, कुछ क्या बहुत अच्छी संख्या में थे जो सरकार से लाभान्वित होते थे। तो दोनों ही बातें थी, लेकिन एक जन आंदोलन था जिसमें सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए किसी न किसी रूप में संघर्षरत थे। ये तो पृष्ठभूमि है। अब इसी पृष्ठभूमि में हुआ क्या, जॉर्ज पंचम जो अंग्रेज शासक थे, वो उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में किसी चौराहे पर। ये परंपरा आज भी है। आज तो हम अपने देश के नेताओं की मूर्तियां लगाते हैं। कहीं गांधी की मूर्ति है, कहीं जवाहरलाल नेहरू की है, कहीं लाल बहादुर शास्त्री की है, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की है ना। तरह तरह के लोग जिसके जहाँ समर्थक ज़्यादा होते हैं उस इलाके में उनकी मूर्ति लगती है। उनके प्रति लोगों में एक धारणा, एक श्रद्धा की भावना होती है। लोग उसको, उस मूर्ति को देख करके उसके साथ लगाव, एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये पुरानी परंपरा है, ब्रिटिश पीरियड में भी था। लेकिन चूंकि ब्रिटिश भारत में सरकार ब्रिटिश की थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अंग्रेज़ शासकों की मूर्तियाँ लगाई जाती थी। आज भी आपको ये प्रवृत्ति मिलेगी। जिस राज्य में जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के नेताओं की मूर्तियां लगती हैं। ये अभी भी है, कहीं न कहीं परंपरा अभी भी है हमारे समाज में। तो जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी और चूँकि स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हो चुका था, लोग अपने अपने ढंग से अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। किसी ने क्या किया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति चौराहे पर लगी थी, तो मूर्ति तो पूरी की पूरी थी, लेकिन उसकी नाक किसी ने काट ली थी। अब नाक का काट लिया जाना एक प्रतीक है, एक सिंबल है। किस बात का? कि भारत में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। ये शासक की मूर्ति पूरी की पूरी है, लेकिन इसकी नाक कटी हुई, यानी इसकी इज्जत उतार ली गई है। नाक मतलब इज्जत, नाक मतलब प्रतिष्ठा। नाक से संबंधित कई प्रकार कई मुहावरे हैं। तो नाक हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी इज्जत का प्रतीक है।
नाक काट लिया जाना मतलब उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया जाना, उसकी प्रतिष्ठा खत्म कर दिया जाना। मतलब यह संदेश था भारतवासियों का कि अंग्रेजों तुम्हारा शासन जरूर है, तुम्हारी सत्ता जरूर है, लेकिन तुम्हारे प्रति हमारे मन में कोई आदर नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी नाक कटी हुई है। ये घटना थी, हो गई। अब क्वीन एलिजाबेथ का प्रोग्राम हुआ भारत आने का। अब वीआईपी आ रही हैं भाई, शासिका आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि बड़ी बड़ी तैयारियां होंगी उनके स्वागत में, ताकि उनको किसी प्रकार का कटु अनुभव ना हो। ये संस्कृति आज भी हमारे यहाँ बखूबी विद्यमान है। कोई बड़े बड़े नेता या शासक आते होते हैं तो हम बढ़ चढ़कर तैयारी करते हैं, उनकी हर प्रकार की उनकी अनुकूल इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। तो अब क्वीन एलिजाबेथ आ रही हैं साहब, ब्रिटिश शासक, उनकी सत्ता है, तो पूरे सरकारी महकमे में एक चिंता हो गई कि साहब मैडम आएंगी तो ये देखेंगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति और उसमें नाक कटी हुई मूर्ति देखेंगी, तो फिर तो हमारा क्या होगा, फिर तो कुछ भी हो सकता है, हैं? डर के मारे लोग चिंतित हो गए। अब सरकारी कार्यालय है तो इसकी अपनी कार्यशैली होती है। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि साहब जैसे भी हो इसको ठीक करना है, मूर्ति में नाक लगनी है। तो नाक लगनी है तो भाई अब नाक तो पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की नाक चाहिए, वो कैसे लगेगी, तो जिसने बनाई थी मूर्ति उसकी खोज हो। वो फाइलें ख़त्म हो गई थी, कुछ नहीं ट्रेस आउट हुआ, और चिंता बढ़ गई लोगों की। तो मैडम नाराज़ हो जाएंगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी गाज गिर सकती है। सब लोग बदहवासी में एकदम इतने दबाव में थे। इस मीटिंग में लोगों ने एक सलाह दी, हमारे देश के बुद्धिजीवियों की विद्रूपता देखो। उसमें किसी ने सलाह दी कि पहले तो उस पत्थर की तलाश की जाए, यदि पत्थर वो मिल गया तो उसकी काट के नाक तराश के बना दी जाए, उसमें लगा दी जाए। लेकिन वो भी नहीं, यदि संभव हो तो किसी की जिंदा नाक काट करके इसमें फिट कर दिया जाए। अब देखिए तमाशा यहीं से शुरू होता है। पहले तो पत्थर की तलाश में सरकारी टीए डीए लेकर सरकारी खजाने से राशि खर्च करके लोग देश के कोने कोने में गए, पता नहीं चला। उसके बाद जिंदा नाक जिसकी फिट होगी वही तो लिया जाएगा। पता लगाने के लिए लोग निकले कि भाई भारत, संपूर्ण भारत में घूमो और जिसकी नाक इस साइज की बने उसको ला करके यहाँ लगा दो काट के। भाई आम आदमी की तो कोई कीमत है नहीं, भारतीयों की तो कोई का मूल्य है नहीं उसके जीवन का। नाक रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, आम आदमी के लिए तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो उसके लिए भी बड़ी राशि खर्च हुई, लोग देश के कोने कोने में गए, वापस आ गए खाली हाथ। किसी ने कहा कि किसी की नाक इस मूर्ति पर फिट नहीं बैठती, सबकी नाक बड़ी बड़ी है। यहाँ तक कि पटना सचिवालय में जो कुछ बच्चे थे, उसमें एक कहानी है कि जब ब्रिटिश राज्य में जब आज़ादी का आंदोलन जोरों पर था तो पटना कॉलेज में कुछ लड़के ने तैयारी की कि आज जा कर के पटना सचिवालय पर जो यूनियन जैक लहरा रहा है उसको उतारेंगे और तिरंगा फहराएंगे। लड़के तो लड़के हैं, बस तैयार हो गई टोली, वो गए वहाँ और उसमें वो एक एक करके चढ़ते गए और अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार होते गए। 9 लड़के मारे गए थे। उसमें से एक लड़का, आप यदि इस भागलपुर से कभी उधर इसके दक्षिण की ओर यदि जाएंगे, उधर दुमका रोड में, तो एक ढाका मोड़ एक स्टेशन पड़ता है, इस एक स्टॉपेज है, बस स्टॉप। ढाका मोड़ पर एक मूर्ति लगी हुई है सतीश चंद्र झा की। वो भी उस समय पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे और तीसरी गोली उनको लगी थी। तो उन्हीं की याद में वो उनकी मूर्ति अभी भी है, अभी भी वर्तमान है। कभी जाने का मौका मिले उधर तो ज़रूर देखोगे।
कि उसमें वो लिखा हुआ है कि ये ब्रिटिश गोली के शिकार हुए थे, पटना सचिवालय का झंडा उतारते, तो सारे डिटेल लिखा हुआ डेट टाइम के साथ। तो वो एक चर्चा थी कि पटना कॉलेज के लड़कों ने इस तरह से शहादत दी अपनी। तो जो गया था पता लगाने के लिए, उसने जाके वहाँ बताया कि बच्चों की नाक भी इसकी नाक से बड़ी थी, यानी छोटे छोटे नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से ज़्यादा है भारतवर्ष में, इसलिए उसकी नाक इस पर फिट नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसमें है, लंबी कहानी है, इसको पढ़ेंगे और आनंद आएगा। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इसमें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है, ब्रिटिश सरकार की गिरती साख एवं जनजीवन में उनके प्रति बढ़ता आक्रोश। पहला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार की गिरती साख एवं जनजीवन में उनके प्रति बढ़ता आक्रोश। दूसरा बिंदु है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की लोकप्रियता, उनकी प्रतिष्ठा। तीसरा है, समाज के प्रशासनिक महकमे की कार्य संस्कृति, दबाव एवं अकर्मण्यता से पैदा हुई बदहवासी से भरी कार्यशैली। सब एक दूसरे को दोषारोपण करना, ये हमारी कार्य संस्कृति का एक अंग है। आज भी सरकारी कार्यालयों की यही कार्य संस्कृति है, मेरी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपो और अपना निश्चिंत हो जाओ। सरकारी संस्थानों की कार्यशैली पर चुभता हुआ व्यंग है यह। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज भी है, समाज के बुद्धिजीवियों पत्रकारों की अमानवीय सोच, मूर्ति के लिए जिंदा आदमी की नाक काट कर लगा देने की सलाह देना। ये बंद कमरे में हुई मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया था समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो इस तरह से इस पाठ में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि भले आज स्थितियां बदल गई हैं, सरकार बदल गई है, आज हमारी प्रजातांत्रिक चुनी हुई सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी कार्यशैली आज भी वही है जो उस समय ब्रिटिश पीरियड में थी। तो यह एक बड़ी बात है। इसमें और भी बहुत सारे व्यंग है जो हम उसके वाचन के दौरान आपको बताते जाएंगे। आइए इसका वाचन करते हैं। सबसे पहले यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मैं मतलब साथ, विथ, मतलब अपने पति के साथ क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी भारत पधारने वाली थी, उसी समय की यह बात है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, चूँकि ज़माना नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी खबरें बन जाती हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। आखिर क्वीन थी ना, रानी थी, तो रानी की हर चीज़ महान। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी।
अच्छा व्यंग है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तैयारी वहाँ चल रही थी, खबरें यहाँ बन रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, तैयारियां चलने लगी। बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से, उर्दू शब्द है। तो इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ के आगमन की भव्य तैयारी हिंदुस्तान में चल रही थी। दिल्ली में बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही थी, सड़कें सजाई जा रही थी। ये माहौल था। अब आगे दूसरे दिन करेंगे इसको। आप पहले अपने से एक बार पढ़ लेंगे, फिर इसमें हम आपको नेक्स्ट अगले क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।